जय हिंद फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मेनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर चल रहे हैं और वो है गुप्त साम्राज्य। तो हम लोग प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं और प्राचीन भारत में हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ चुके हैं, मौर्य साम्राज्य पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर प्राचीन भारत में यहाँ से सवाल पूछा जाता है तो ये गुप्त साम्राज्य से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य, देखिए गुप्त साम्राज्य जो था ये भारत में ही चारों ओर फैला था। चारों ओर नहीं फैला था, कुछ कुछ जगह फैला था, जिसको हम लोग यहाँ पर हम लोग मैप से हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले शुरू कर लेते हैं हम लोग। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त था। और ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश को ही भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हम लोग आगे देखेंगे कि गुप्त वंश को हम लोग स्वर्ण युग के नाम से क्यों जानते हैं, यानी इसको स्वर्ण युग की संज्ञा क्यों दिया जाता है, जिसको गोल्डन एज भी बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारे इंटरव्यू आप लोग बीपीएससी या यूपीएससी का आप लोग इंटरव्यू दीजिएगा तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि भारत गुप्त साम्राज्य को भारतीय साम्राज्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग अभी इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग की संज्ञा क्यों दी गई है। ठीक है, तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक श्रीगुप्त था। ठीक है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था। यानी ऐसे खैर ये सीरियल में मैचिंग करने के लिए दे देता है, गुप्त वंश का पहला शासक, दूसरा शासक, तीसरा शासक। तो ये बहुत ही कम संभावना है कि अब ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सवाल अब नहीं पूछता है। सवाल यहां से शुरू होता है चंद्रगुप्त प्रथम से। ठीक है, यहां से आप लोग देख लीजिए, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे और उसके उत्तराधिकारी घटोत्कच, यानी दूसरे शासक कौन थे? तो घटोत्कच थे। ठीक है, अब चंद्रगुप्त प्रथम 280 से लेकर 319 ईस्वी तक इनका शासन काल है। तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा थे, यानी पहला जो फेमस राजा ये कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ध्यान रखिएगा, ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि कुमार देवी से इनमें से किस गुप्त साम्राज्य के शासक का शादी हुआ था? तो कुमार देवी, ठीक है, यानी इसका चंद्रगुप्त प्रथम का शादी हुआ था। कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी थी और इन्हीं से चंद्रगुप्त प्रथम का शादी हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के स्मरण के रूप में 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि गुप्त संवत किसके द्वारा चलाया गया था? तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। 319-20, कहीं कहीं 320 भी देता है, कहीं कहीं 319 भी देता है, तो इसीलिए मैंने दोनों डेट को लिख दिया है। ठीक है, तो गुप्त संवत किसके द्वारा चलाया गया है? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। अगले है समुद्रगुप्त। बहुत ही फेमस शासक ये रहे हैं और यहाँ से बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं। समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद में है उसी से प्राप्त होती है। यानी इनके विषय में, यानी समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी हमें हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। ठीक है, समुद्रगुप्त अपने विजयों के लिए प्रसिद्ध था। मतलब कहा जाता है कि समुद्रगुप्त अभी तक कोई भी लड़ाई अपने जिंदगी में नहीं हारे थे। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर विसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और किसके द्वारा ये उपाधि दिया गया था? तो ये उपाधि विसेंट स्मिथ के द्वारा दिया गया था, जो अंग्रेजी राइटर है। ठीक है, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राजाओं को और आर्यावर्त के 9 राजाओं को पराजित किया था। ध्यान रखिएगा, 12 और 9 कितना हो गया? 21, टोटल 21 राजा को वो पराजित किए थे। दक्षिणापथ के 12 राजा तथा आर्यावर्त, जो उत्तरापथ भी बोल सकते हैं, उसके 9 राजाओं को ये पराजित किए थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कई सिक्कों पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया है, इसीलिए कहा जाता है कि ये बीना के बहुत ही शौकीन थे ये। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को बहुत सारे सिक्के पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि इसने अश्वमेध यज्ञ, यानी समुद्रगुप्त एक अश्वमेध यज्ञ भी किए थे तथा इसने अश्वमेध पराक्रमांक की उपाधि भी धारण की थी। और अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इसने एक उपाधि धारण की थी और वो उस उपाधि का नाम क्या है? अश्वमेध पराक्रमांक। ये उपाधि किसने धारण की थी? तो ये उपाधि समुद्रगुप्त के द्वारा धारण किया गया था। अगले हैं रामगुप्त। देखिए, रामगुप्त जो था एक बहुत ही कमजोर शासक था। ठीक है, रामगुप्त एक बहुत ही कमजोर शासक था। रामगुप्त के विषय में कहा जाता है कि यानी बहुत ही एक कमजोर शासक था और बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो विलासी प्रवृत्ति का था। इसने शक
कि राजा इस पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद इसे संधि करता है और संधि में कहता है शक राजा कि तुम अपनी पत्नी को मेरे हवाले कर दो। तो रामगुप्त क्या करता है कि अपनी पत्नी को ले जाकर शक राजा के हवाले करता है, लेकिन पीछे से ही इनका भाई, छोटे भाई थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी, मतलब धारण की थी उसने। तो रामगुप्त अपनी पत्नी को शक के राजा को भेंट के लिए ले जाता है, मतलब उसको सौंप देता है। लेकिन जैसे ही उसने शक के राजा को दरबार में अपनी पत्नी को ले जाता है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्या करते हैं कि उसके पत्नी को छुपा देते हैं और ये खुद औरत के वेश बन के उस शक के राजा के यहाँ चले जाते हैं। और जैसे ही घूंघट को उठाता है शक राजा, तो कौन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उस मतलब साड़ी में छिपे हुए थे और तलवार मार के उसकी हत्या कर देते हैं। और उसकी शक राजा की हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपने कमजोर भाई रामगुप्त की भी हत्या कर देते हैं और फिर उसकी पत्नी से ये शादी कर लेते हैं। ठीक है, एक थोड़ी सी ये स्टोरी था, इसमें कोई ज्यादा यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाता है। एक सवाल और आता है कि गुप्त वंश में तांबे का जो सिक्का जारी किया गया था वो रामगुप्त के द्वारा ही किया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो तांबे का सिक्का गुप्त वंश में किस शासक के द्वारा जारी किया गया था? तो वो रामगुप्त के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इनका शासनकाल है 380 से लेकर 412 ईस्वी तक। इनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य उत्कर्ष पर पहुंचा था, मतलब इस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य जो था वो बहुत ही उत्कर्ष पर पहुंच चुका था। चंद्रगुप्त द्वितीय को सांची अभिलेख में देवराज, यानी सांची के अभिलेख में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को देवराज तथा परवरसेन के अभिलेख में इन्हें देवगुप्त कहा गया है। ठीक है, सांची के अभिलेख में क्या कहा गया? इनको देवराज, तथा परवरसेन के अभिलेख में इन्हें देवगुप्त की संज्ञा दी गई है। मेहरौली स्तंभ लेख में राजा चंद्र का वर्णन है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। मेहरौली यानी कुतुब मीनार परिसर में आप लोग जाइएगा तो एक लोहा का एक खंभा है। ठीक है, और कहा जाता है कि ये बहुत मतलब हजारों साल से है और उसमें अभी तक उसमें जंग भी नहीं लगा है। बरसात झेला, गर्मी, ठंडा, लू सब झेलते गया, लेकिन उसमें जंग भी नहीं लगी है। लेकिन आज तक पता नहीं चला है कि ये किसके द्वारा स्थापित करवाया गया था। लेकिन वहीं पर लिखा गया है, एक राजा चंद्र का उस पर वर्णन है, बगल में देखिएगा तो पढ़ने के लिए मिलेगा, वहां पर राजा चंद्र का वर्णन है। तो इसी से चंद्र का मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से लगाया जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा ही उस पिलर का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शक को पराजित किया गया था। इस उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के चलाए थे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के किस उपलक्ष्य में चलाए थे? तो ये शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में ही चांदी के सिक्के चलाए थे। कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, या इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसी विजय के बाद उसने सकारी कहा गया है, यानी शकों को हराने के बाद इसने अपना उपाधि सकारी लिया और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई। शक को हराने के बाद इनको सकारी कहा गया तथा इसने अपने नाम के आगे विक्रमादित्य लगाए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ध्यान रखिएगा, इनकी राजधानी कहाँ थी? तो आज की पटना थी, यानी पाटलिपुत्र थी। इसने उज्जैन में दूसरी राजधानी स्थापित की थी। तो इसने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो दूसरी राजधानी अपनी उज्जैन में स्थापित की थी। और पहली राजधानी, इनका मेन राजधानी कहाँ था? तो पाटलिपुत्र था और दूसरी राजधानी इनकी उज्जैन थी। चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव थे, ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, इसी के समय चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और आगे आने वाले एग्जाम में ये पूछा ही जाएगा। दो सवाल तो आप लोग गांठ बांध लीजिएगा। पहला है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आए थे? तो ह्वेनसांग जो थे हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न भी थे। जैसे अकबर के कैसे हम लोग नवरत्न पढ़ते हैं, उसी तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय के भी नवरत्न थे। अब इनके नाम देख लेते हैं। पहले हैं कालिदास, ध्यान रखिएगा, कालिदास इन्हीं के दरबार में रहते थे। दूसरे हैं अमर सिंह, जिन्होंने अमर कोश की रचना की थी। तीसरे हैं शंकु। चौथे हैं धन्वंतरी, बहुत ही बड़े चिकित्सक थे। पांचवें हैं छन्नप। छठे हैं वेताल भट्ट। सातवें हैं वररुचि। आठवें हैं घटपर्ण और नौवे हैं वरामिहिर। तो ये टोटल इनके 9 नवरत्न हुए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 नवरत्न का नाम यहाँ पर दिया गया है। खैर एग्जाम में यहाँ से सवाल कम संभावना है, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा रहा था, सोचा कि मैं इसको बता दूं। ठीक है, नेक्स्ट शासक हम लोग आते हैं कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईसा पूर्व नहीं ईस्वी तक।
मंदसौर अभिलेख में कुमारगुप्त के शासनकाल का वर्णन मिलता है। जो मंदसौर अभिलेख है उसी में कुमारगुप्त का शासनकाल का वर्णन मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के शासनकाल में यानी इसी के द्वारा करवाया गया था। यानी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया गया था। और बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया गया था और पूरी की पूरी पुस्तकालय जल के राख हो गई थी। और कहा जाता है कि लगभग 6 महीने से लेकर 8 महीने तक उसमें आग का जो लौ था वो धधक रहा था। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा इस विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं स्कंदगुप्त कौन है। तो अगले हैं स्कंदगुप्त। 455 से लेकर 467 ईस्वी तक है। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ हुनों द्वारा आक्रमण की जानकारी देता है। स्कंदगुप्त का एक अभिलेख है जिसको हम लोग बोलते हैं भीतरी अभिलेख। ठीक है, इसमें हुनों द्वारा आक्रमण का उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर मतलब गुप्त वंश में हुनों का भी आक्रमण हुआ था। ठीक है, तोरमन और मिहिरकुल प्रसिद्ध हुन राजा थे। ये एकदम एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है। तोरमन और मिहिरकुल क्या थे ये? तो ये हुन के प्रसिद्ध राजा थे। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। कौन था? तो गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। ठीक है, अब हम लोग गुप्तकालीन प्रशासन कुछ पद्धति देख लेते हैं कि गुप्त काल में कैसा प्रशासन था, धार्मिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, लोगों का मतलब व्यवहार कैसा था, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अंतिम शासक याद रखिएगा, अंतिम शासक विष्णुगुप्त था और पहला शासक यानी गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त था। ठीक है, गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। कैसी शासन व्यवस्था थी? तो राजतंत्रात्मक थी। ठीक है, राजपद वंशानुगत थी। और राजपद क्या था? वंशानुगत, यानी राजा के बेटा फिर उसका उत्तराधिकारी युवराज बनेगा, फिर राजा बनेगा, मतलब एक ही फैमिली बार बार राजा बनते, यानी गणतंत्रात्मक नहीं थी। कैसी थी? तो राजतंत्रात्मक थी। ठीक है, गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ध्यान रखिएगा, राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाया था? तो दूसरी राजधानी उज्जैन बनाया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग सैन्य संगठन देख लेते हैं। सम्राट, ये सेना का अध्यक्ष होता था। सेना का अध्यक्ष सम्राट ही होता था। गज सेना, इसका प्रधान अध्यक्ष महापिलुपति होता था। इसका कौन होता था प्रधान अध्यक्ष? तो महापिलुपति होता था। अश्वसेना यानी घोड़सवार फौज, इसका अध्यक्ष महाअश्वपति होता था। कौन होता था? तो महाअश्वपति होता था। अब सामाजिक जीवन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, गुप्तों का सामाजिक जीवन कैसा था। तो गुप्त युग में भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित था। गुप्त साम्राज्य में भी भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित हो गया था और वही 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ठीक है, गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार आया था। गुप्त काल में जो शूद्र की जो स्थिति थी उसमें पहले से थोड़ा सा सुधार आया था। ठीक है, समाज में छुआछूत प्रचलित था, लेकिन छुआछूत जो था समाज में वो प्रचलित ही था। शूद्रों की पहचान कृषक के रूप में होने लगा था। यानी गुप्त काल में शूद्रों की जो पहचान थी वो कृषक के रूप में होने लगी थी। ठीक है, वो अब कृषि कर सकते थे, एग्रीकल्चर कर सकते थे और अपना जीवन का निर्वाह वो लोग एग्रीकल्चर से ही कर सकते थे। ठीक है, स्त्रियों की दशा में थोड़ी गिरावट आई। हम लोग ऋग्वैदिक काल में पढ़ चुके हैं कि स्त्रियों की दशा में गिरावट आ गई थी, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ा, फिर गिरावट आई, लेकिन गुप्त काल में आते आते स्त्रियों की दशा में और थोड़ी सी गिरावट आ गई थी। ठीक है, यानी स्त्रियों की दशा जो पहले अच्छी थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई। ठीक है, एक विवाह का प्रथा नहीं था। गुप्त शासन काल में एक विवाह की प्रथा नहीं था। हम लोग देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य तथा और भी गुप्त शासक जो थे एक से नहीं एक से अधिक शादियां की थी। लोग बहुत मतलब 2, 3, 4, 5 शादी ये लोग किए थे। ठीक है, थोड़ा सा धार्मिक जीवन हम लोग देख लेते हैं। गुप्त काल में भागवत धर्म केंद्र बिंदु में रह गया, क्योंकि बौद्ध धर्म की धीरे धीरे पतन होता गया। मतलब जो बहुत सारे जो अपने राज का श्रेय बौद्ध धर्म को दिया करते थे, जैसे मगध हो गया, ये मौर्य हो गया, गुप्त काल में आते आते बौद्ध धर्म का थोड़ा सा मतलब स्तर क्या हो गया नीचे। मतलब बहुत सारे राजा जो थे अपने बौद्ध धर्म के नहीं अपनाने लगे, छोड़ने लगे। तो ये केंद्र बिंदु में कौन सा धर्म था? तो भागवत धर्म था गुप्त काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं समुद्रगुप्त के सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुण का चित्रण मिलता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के जो सिक्का पर है वो गरुड़ जो पक्षी है उसका चित्र मिलता है, जो गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह भी था। तो गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो यही गरुड़ पक्षी था। ठीक है, भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है।
ठीक है, क्योंकि देखिए समुद्रगुप्त जो था ये कभी भी एक भी लड़ाई नहीं हारा था, इसीलिए इसको भारत का नेपोलियन भी कहा गया। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल एकदम शांति से चला, थोड़ा शक का आक्रमण हुआ लेकिन ये आसानी से उसको निपटा दिए, और एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही उन्नति का काल था ये, और इसी उन्नति के काल का फायदा उठाते हुए गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गई थी। ठीक है, तो हम लोग गुप्त साम्राज्य कर लिए। अगला जो वंश होगा, हम लोग अगला वंश जो पुष्यमित्र शुंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देखिएगा, इसको रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।